जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए 32 यानी 32 नंबर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग 31 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। जो लोग अभी तक इसे नहीं देखे हैं आप जाकर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक। और 10 प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया का बना चुके हैं और 10 प्लेटफॉर्म का, ठीक। लगभग हम लोग जो है 55 से 60 प्रैक्टिस सेट को जो है बना चुके हैं। आप लोग जाकर उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको जब जो भी मेरा नया वीडियो आए आप तक पहुँच सके, ठीक। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा रोग निर्जीवाणु के कारण होता है। तो कौन सा रोग जो है निर्जीवाणु के कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन 4 टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। टिटनस जो है निर्जीवाणु के कारण होने वाला यह एक रोग है, ठीक। देखते हैं टिटनस रोग से बचने के लिए एटीएस का टीका दिया जाता है। किसका? एटीएस, ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटीटेटिव सीरम, ठीक। एंटीटेटिव सीरम, ठीक। इसका टीका या इंजेक्शन दिया जा सकता है। टिटनेस रोग का जो है अन्य नाम जो है धनुष टंकार रोग, इसका अन्य नाम धनुष टंकार रोग भी है, ठीक, याद रखिएगा। और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया रोग देख लेते हैं। डिप्थीरिया रोग जो है यहाँ पे दिया गया डिप्थीरिया, तो इस रोग से बचने के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका? डीपीटी का टीका डिप्थीरिया से बचने के लिए लगाया जाता है। और डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग जो है कौन सा है? श्वसन नली, ठीक। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका कि हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा है। तो हाल ही में जारी हुआ है पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान जो है कितना है? 84 है, ठीक। कौन सा स्थान है? तो 84 है, ठीक। और इस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर जो है आपका जापान है। कौन है? जापान। और भारत को स्थान मिला है 84। इसमें जो है कुल कितने देश को सूची है? तो यह जो है 91। इसमें जो है 91 देशों की सूची जारी की है, जिसमें भारत को स्थान मिला है 84 रैंक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कि यहाँ पे यह जो है मैथ से प्रश्न है, ठीक। कौन सा है? यह प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है, ठीक। यहाँ पे दिया गया है 125 का पावर 125 और प्लस 216 का पावर 216, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे दिया गया है कि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसके इकाई के स्थान पर जो होगा आपका अंक होगा 1, यानी 1 आएगा। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं बिल्कुल सही टिक किए हैं, ठीक। और यदि आपको जो है दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न में समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद जो है अपना प्रश्न को सॉल्यूशन करके और उसके बाद जो है आप इसका आंसर टिक कीजिए कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों अपना जो है डेली सुबह में जो एक करंट अफेयर्स का सेशन आता है, जिसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप यदि करंट अफेयर्स सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है एग्जाम में होने वाले एक भी करंट अफेयर्स का सेशन, करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि 11वां इंदौर विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो 11वां जो है इंडोर, यहाँ पे इंदौर नहीं हो जो दोस्तों, ये इंडोर है, ठीक। इंडोर विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 11वां इंडोर विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक डीलर जो है 500 रुपये की अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की दो क्रमिक बट्टा, ठीक। 20% और 5% की जो है दो क्रमिक बट्टे पर उसे देता है। वह उसकी जो है मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है और उसे जो है 5,000 रुपये में बेच देता है, ठीक। उसे जो है कितना में? 5,000 रुपये में बेच देता है। तो आपका जो है बताना है कि इसमें जो है उसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ठीक। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, यानी कि क्या हुआ आंसर, तो इसका आंसर होगा 25%, ठीक। 25% क्या होगा? तो 25% जो है इसे क्या होगा? 25%, तो 25% का इसे लाभ होगा, ठीक। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। क्या होगा? ऑप्शन ए। इसको जो है आप 5,000 कर लीजिएगा, 50,000 नहीं 5,000 होगा, ठीक। 5,000 जो है यहाँ कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोल इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो कोल इंडिया का जो है नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो आपका सही आंसर जो होगा
जो दोस्त जो है सही आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसे? प्रमोद अग्रवाल को जो है कोल इंडिया का जो है नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 899 और ए माइनस बी बराबर 29, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बराबर क्या होगा? तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक, यह जो है फॉर्मूले पे सेट है। ठीक, ए और बी का वैल्यू निकाल कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 का जो आपका सही आंसर आएगा 31। इसका सही आंसर क्या होगा? 31। जो दोस्त 31 टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है। हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि यदि आपको जहाँ मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप 70 to 75 स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया मानी जाएगी, और 75 प्लस करते हैं तो काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि रेडियो धर्मिता। तो दोस्तों रेडियो धर्मिता की इकाई जो होती है क्या होती है? वेकरल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? वेकरल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है किससे? तो सितार, ये सितार बजाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी इस पर बने वृत्त का व्यास है, और कोण ए डी सी, इसको जो है आप कोण पढ़िएगा। ठीक, ये कोण है। ठीक, कोण ए डी सी बराबर 146 डिग्री है। तो कोण बी ए सी का मान बताएं। तो कोण बी ए सी का मान जो आपका आएगा, इसका सही आंसर होगा 56 डिग्री। बी ए सी का मान जो है कितना आएगा? 56 डिग्री। जो दोस्त 56 डिग्री आंसर किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो है किस ग्रंथि के द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं? तो कौन सा ग्रंथि है जिससे के द्वारा जो है आंसू बनता है? तो इसका सही आंसर होगा, किस ग्रंथि के द्वारा आंसू बनता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक, किस ग्रंथि में आंसू बनता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि। दोस्तों अपना जो है मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है तैरना जो है न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? ठीक, तैरना किस नियम के कारण संभव है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के किस नियम के कारण? तो तृतीय नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तृतीय नियम के कारण जो है तैरना संभव होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? तो यह मोसले की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जो ऑप्शन 3 टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है प्रोटीन का संश्लेषण संभव है। प्रोटीन का संश्लेषण संभव है, किसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम के द्वारा होता है। किसे? राइबोसोम। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? तो पावर हाउस के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा युग्म जो है आपका सही दिया गया है? यहाँ पे कौन सा युग्म जो है आपका सही है? तो बी वन को दिया गया है रेटिनॉल, तो बी1 रेटिनॉल, और बी2 राइबोफ्लोविन, और बी6 नियोसिन, और बी यानी विटामिन ई फिलोक्विनोन। ठीक, तो 16 का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। ठीक, बी1 को जो थायमिन कहा जाता है, क्या है? बी1 को जो है थायमिन, बी6 को जो है पायरोडॉक्सिन, और यहाँ पे विटामिन ई को जो है क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा उपकरण ऊष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऊष्मा उत्पादक, डायनेमो, सौर प्रणाली, और ऊष्मा इंजन। तो कौन सा उपकरण जो है ऊष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्त ऑप्शन डी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है ऊष्मा इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न सूची को मिलान करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। ठीक, तो 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जॉन डाल्टन जो है किससे संबंधित है? तो जॉन डाल्टन जो है आपका हो जाएगा परमाणु संरचना। जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु संरचना दिया गया था, यानी कि अब एक का 3 होगा मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी, किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा जो है आवर्त सारणी, और मैडम क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता, और
ग्राहम जो है गैसों के विसरण का नियम दिए थे। इस प्रकार जो है इसका 3 2 1 4 यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस कोशिकांगों की सर्वाधिक संख्या कीटों की उर्पेशियों में पाई जाती है। तो किस कोशिकांगों की सर्वाधिक संख्या कीटों की उपेशियों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए जो है प्रतिदिन 100 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। ब जो है प्रतिदिन 120 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। तो ब और अ की जो है प्रतिदिन की मजदूरी बताएं। तो प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना है यहाँ पे। तो इसका प्रतिदिन का अनुपात जो है मजदूरी का, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाइएगा कि इनका मजदूरी का अनुपात जो है कितना है, 9:10। क्या है? तो 9:10 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जो सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भीम बांध अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो भीम बांध जो है अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दोस्त टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 22 का जो है सी यानी कि मुंगेर में, इसका बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं मुंगेर। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है मुंगेर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कांग्रेस का जो है बिहार में 38वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस का जो है बिहार में 38वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त करके इसका जो है आप घर पर रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक सरकार जो है एक डैश सरकार संवैधानिक और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही रहकर काम करती है। तो किस प्रकार की सरकार जो है संवैधानिक कानून और नागरिक के अधिकारों के अंदर के दायरे ही के अंदर ही रहकर काम करती है। तो इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार। कौन सी सरकार? तो लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है गोट को जो है 45 लिखा जाता है, कोट को 41 लिखा जाता है, तो बोट को क्या लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो बोट को जो क्या लिखा जाएगा, तो बोट को जो है आपका सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा जाएगा? 40। जो दोस्त जो है ऑप्शन कर रहे हैं आंसर कर रहे हैं 40 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो बिहार का जो है द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दोस्त जो है ऑप्शन सी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 72 डिग्री दिया गया है और इसकी भुजाएं ए बी और ए सी क्रम से डी ई तक बढ़ाई जाती है। अगर कोण सी बी डी और कोण बी ई सी का समद्विभाजक बिंदु जो है ओ पर मिलता है तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके रुक कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा बी ओ सी का मान जो आपका आएगा 54 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 44। तो आपका सही आंसर जो होगा 54 यानी कि 54 डिग्री आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई है। तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक पौधा की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहते हैं। तो एक पौधा की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को जो है क्या कहा जाता है। तो 29 का आपका सही आंसर होगा कैम्बियम। उसे क्या कहा जाता है। तो कैम्बियम। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है कैम्बियम। उसे क्या कहा जाता है? कैम्बियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सभा का अध्यक्ष जो है उस उसका जो है सदस्य नहीं होता है। तो कौन सा सभा का अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा जो है का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है 31 नंबर प्रश्न कि सदर सदर यानी कि
सदर किसे कहा जाता था, उसके बाद यहाँ पे मिलान करना है। ठीक, तो आपका जो है 31 का देख लेते हैं। तो 31 का जो है आपका सदर, सदर किसे कहा जाता था, तो सदर जो है धार्मिक कार्यों के अधिकारी को किसे कहा जाता है, सदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदर जो है धार्मिक कार्यों के अधिकारी, यानी एक का जो है आपका 3 होगा। और फौजदार जो है, फौजदार किसे कहा जाता था, फौजदार जो है यहाँ पे कुछ नीचे चला गया। हाँ, देख लेते हैं सदर, सदर जो है धार्मिक कार्यों के अधिकारी, और कोतवाल को जो है दैनिक वेतन अधिकारी। फौजदार को जो है दैनिक वेतन अधिकारी कहा जाता था। ठीक, यहाँ पे सदर को जो है धार्मिक कार्यों का अधिकारी सदर होता था, और कोतवाल जो होता था, कोतवाल दैनिक वेतन अधिकारी। ठीक, यानी फौजदार दैनिक अधिकारी, और कोतवाल जो होता था, कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। ठीक, कोतवाल जो होता था नगर पुलिस का अधिकारी, और फौजदार दैनिक वेतनाधिकारी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है सुमेलित नहीं है। 32 का सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो क्या होगा, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है 93 लोकसभा का अध्यक्ष, 76 भारत का महान्यायवादी, 63 भारत का उपराष्ट्रपति, ये तीनों सही है। और ये जो है चौथा नंबर जो है ये गलत है, उपराष्ट्र सभापति जो है राज्यसभा का उपसभापति जो है 79, ये गलत आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो भारत का जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो आपका हो जाएगा कौन होगा, तो अलीराजपुर। क्या होगा, अलीराजपुर जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा विश्व का जो है सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है भारत यानी कि विश्व का जो है सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत की जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 343। ठीक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला जो है आपका प्रथम देश कौन सा होगा, तो प्रसा, इसका सही आंसर होगा प्रसा जो है शिक्षा के अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश की देन है, तो भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना की भाषा किस देश की, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश की देन है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश का विदेशी यात्री था, तो अब्दुल रजाक जो है किस देश का विदेशी यात्री था, तो जो दोस्त ऑप्शन 4 टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है विदेशी यात्री अब्दुल रजाक फारस का यात्री था। कहाँ का, फारस का यात्री था। दोस्तों यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और उसके बाद बना सकते हैं। ठीक, दोस्तों अपने इस वीडियो को जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि सभी पुस्तकें कलम है और सभी कलम मेज है, और निष्कर्ष दिया गया है कुछ कलम मेज है और सभी मेज पुस्तकें हैं। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, तो आप इसको जो है बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक, केवल दो और दोनों सही है और कोई भी सही नहीं है। तो 40 का जो आपका सही आंसर होगा इसमें केवल एक सही है। क्या है, केवल एक सही है। ठीक, जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही टिक किए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा स्थान समुद्र से जुड़ा था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है 4 शहरों की नाम दिया गया है, कौन जो है इसमें समुद्र से जुड़ा हुआ था, तो 41 का आपका सही आंसर होगा लोथल। लोथल जो है समुद्र से जुड़ा हुआ एक शहर था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता का यह बंदरगाह भी था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन बिंदु कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ से पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई है, तो किस ग्रंथ से यह पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो की जो है
पुस्तक से पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्नि कुंड से हुई है। राजतरंगिणी जो है यह कल्हण के द्वारा लिखा गया था, जो कि कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसके बारे में दिए गए विवरण पर विचार करें। इसकी मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर है। यह मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है और यह मिसाइल DRDO के द्वारा विकसित की गई है। तो ठीक, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा। ये बात जो है तीनों बात सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन 3500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। यह मिसाइल पनडुब्बी से भी छोड़ी जा सकती है और यह मिसाइल को जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के किस शहर को जो है मुगलों का बगीचा कहा जाता था? तो पाकिस्तान के किस शहर को जो है मुगलों का बगीचा कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर। लाहौर को जो है मुगलों का बगीचा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कोई व्यक्ति जो है 3 वस्तु को खरीदता है और जिनमें जो प्रत्येक की कीमत 6000 रुपये थी और उसमें जो है उन वस्तुओं को 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि क्या होगा? तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही आंसर होगा 4% लाभ। क्या होगा? 4% की उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन किस राज्य में हुआ था? तो वर्ष 1939 में जो है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देख लेंगे त्रिपुरी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में। ठीक, 1939 का कांग्रेस अधिवेशन जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, यह जो है गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को हराकर इस पद को प्राप्त किए थे। ठीक, 1948 में भी उन्हीं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक, और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की इस्तीफा पद से इस्तीफा देते हैं 1939 में, और उन्होंने जो है एक अलग पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि समानता का अधिकार जो दिया गया है यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार जो है आपका यह एक मौलिक अधिकार है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन दिया गया है 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19 और 16 से 20। तो आपका इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पहली बार सेवा कर भारत में जो है कब लगाया गया था? तो पहली बार सेवा कर जो है भारत में कब लगाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994-95 में पहली बार भारत में सेवा कर लगाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? तो निसार नामक चांदी का सिक्का जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में चलाया गया था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो है निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कालिंदी परियोजना जो है कालिंदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? कालिंदी परियोजना जो है कालिंदी नदी पर है और यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो 51 का जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो ठीक, तो 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, कर्नाटक में। कालिंदी परियोजना जो है कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आरी से संबंधित है बढ़ई, आरी बढ़ई से संबंधित है तो कुल्हाड़ी से क्या होगा? तो आरी बढ़ई से संबंधित है तो कुल्हाड़ी से क्या होगा? तो 52 का आपका सही आंसर होगा। कुल्हाड़ी से आपका हो जाएगा लकड़हारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लकड़हारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गोरे वाला समिति का संबंध जो है किससे है? तो गोरे वाला समिति का संबंध जो है किससे है? तो 53 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरे वाला समिति का संबंध जो है SBI से संबंधित है। किससे? तो इसका संबंध जो है SBI से है। ठीक, गोरे वाला समिति की अनुशंसा पर जो है SBI बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, याद रखिएगा। और नाबार्ड जो है इसकी मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड देश का जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली
प्रमुख संस्था है, ठीक। और सेबी को देखते हैं, सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। इसका मुख्य फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई जो है, आरबीआई भारत का जो है केंद्रीय बैंक है और देश में जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। आरबीआई का गठन जो है हिल्टन यंग समिति के द्वारा किया गया था। किस समिति के द्वारा? तो हिल्टन यंग। और इसकी स्थापना जो है 1935 में और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परवाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो परवाल वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और इंद्रावती वन्य जीव अभयारण्य जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इंटांका राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। इसी प्रकार जो है दम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है, ठीक। और गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सिगफ्रायड रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा का विभाजन करती है? तो सिगफ्रायड रेखा जो है किसके किसके बीच? तो इसका आपका सही आंसर होगा जर्मनी और फ्रांस। सिगफ्रायड जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सीमा का निर्धारण करती है। उसी प्रकार ओडरनिस जो है जर्मनी पोलैंड, हिंडरबर्ग ओडरनिस और हिंडनबर्ग दोनों जो है जर्मनी पोलैंड के बीच। और मेनडहिम जो है रूस फिनलैंड। और 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। और 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा, ठीक। और मैकमोहन रेखा भारत चीन। और इसी प्रकार सर्करिक जो है भारत पाकिस्तान, डूराउंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सीमेक्स जो है किस देश की स्टॉक एजेंसी है? तो सीमेक्स जो है किस देश की? सिंगापुर। सीमेक्स जो है सिंगापुर की स्टॉक एजेंसी है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसी प्रकार डी जोन्स जो है न्यूयॉर्क की स्टॉक एजेंसी है। और निक्की जो टोक्यो जापान की है। और हांगसेंग जो है कहाँ की? तो हांगसेंग जो है हांगकांग की स्टॉक एजेंसी है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 4/25 हो, यदि ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 8 है और ए सी बराबर 10 है, तो क्यू पी बराबर क्या होगा? तो क्यू पी बराबर आप इसको निकालिएगा तो क्यू पी बराबर जो है आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यू पी बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पटेलिया और डाफर में पाई जाती है। तो पटेलिया एवं डाफर जनजाति जो है आपका किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो पटेलिया जनजाति जो है आपका गुजरात में पाया जाता है, ठीक। इसका सही आंसर होगा पटेलिया और डाफर गुजरात में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। मीना, भील, राउत, ग्रसिया ये सब राजस्थान में पाई जाती है। और भारत की सबसे प्रमुख जनजाति जो है गोंड कहाँ है? सबसे प्रमुख सबसे बड़ी जनजाति गोंड एवं दूसरी बड़ी जनजाति जो है भील है। क्या है? दूसरी भील और प्रथम गोंड। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो संथाल होगी। और दक्षिणी भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति तो टोडा जो कि नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। और पश्चिम भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति भील। पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या होगी? तो भील होगी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एप्पल ने जो है कितनी राशि से इंटेल का जो है अधिकांश मोडेम कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो एप्पल जो है इंटेल की कितनी राशि से? तो इसका सही आंसर होगा $1 बिलियन। एप्पल जो है $1 बिलियन से जो है इंटेल की अधिकांश मोडेम कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न बौद्ध ग्रंथों में जो है किसके प्रतिलिपियों की जो सूची प्राप्त होती है? तो किससे जो है बौद्ध ग्रंथ की प्राचीन प्रतिलिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो 60 का आपका सही आंसर होगा ललित विस्तार। ललित विस्तार से जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ललित विस्तार से जो है अनेक बौद्ध की प्राचीन प्रतिलिपियों का पता चलता है, ठीक। और मिलिंद पन्हो जो है मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है, जिसमें मिलिंद पन्हो और बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुई वार्तालाप का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो है दोस्तों क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है में जो है केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात जो होता है केंद्र सरकार का 50% और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केंद्र सरकार 50, राज्य सरकार 15 और प्रवर्तक बैंक 35, ठीक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो हिस्सेदारी केंद्र सरकार का 50, राज्य सरकार का जो आपका हो जाएगा 15 और उसमें जो प्रवर्तक बैंक होते हैं 35, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्लोब पर जो है दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो ग्लोब पर जो है दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जो है न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है नौकायान झील कौन सा है? यहाँ पे दिया गया टिटिका का बैकाल मिलिट्री और लोकवन। तो इसका सही आंसर होगा टिटिका का झील जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। और विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील जो है टिटिका का शिकोरी झील है जी, जो कि तिब्बत की पठार पर स्थित है। और विश्व का सबसे नीचे स्थान पर स्थित झील इजराइल का मृत सागर है। कौन सा है? इजराइल का मृत सागर। और सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है सुपीरियर झील, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा झील पूछे तो यह हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि रूस में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ा मीठे पानी का झील तो यह हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिए गए है ए का मतलब जोड़ है, बी का मतलब घटाव है, और सी का मतलब गुना दिया गया है, और डी का मतलब भाग है। तो आप इसको कौन सा समीकरण सॉल्व करेंगे कि आपका सही आंसर हो आ जाएगा? ठीक, तो यहाँ पे 24C3B, यहाँ पे जो है आप इसको जो है ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है यानी कि 24 3 और बी 24C3B14, आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 58। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो मधार जलप्रपात जो है किस नदी पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। और चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। और उसी प्रकार धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक, जबलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अरियारी जो है किस देश की मुद्रा है? तो अरियारी जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा अरियरी मालागासी। मालागासी की मुद्रा अरियरी है। क्या है? अरियरी मालागासी की मुद्रा है। और इजराइल की मुद्रा जो है क्या है? इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल। एवं मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगिट है। और कतर की क्या है? तो कतर का जो सही आंसर होगा रियाल। कतर की मुद्रा जो है क्या है? रियाल है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है लेबनान की अ, विमान सेवा है। एवं लुफ्थहांसा कहाँ की है? तो लुफ्थहांसा जर्मनी की। ठीक, लुफ्थहांसा कहाँ की है? जर्मनी की। और एयर इंडिया जो है इंडिया की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फ्रांसीसी सरकार का जो है सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? तो फ्रांसीसी सरकार का जो है सरकारी दस्तावेज का नाम है येलो बुक। क्या होगा? येलो बुक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। फ्रांसीसी सरकार की सरकारी दस्तावेज का नाम है येलो बुक। और इटली और ईरान की सरकारी बुक का नाम है ग्रीन बुक। इटली और ईरान ग्रीन बुक। और ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट ब्लू बुक में छापी जाती है। और नीदरलैंड का प्रकाशन जो है ऑरेंज बुक, नीदरलैंड ऑरेंज बुक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रवदा जो है समाचार एजेंसी है। तो प्रवदा जो है आपका किस देश की समाचार एजेंसी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यूएसए, यूके, चीन और रूस। तो इसका सही आंसर होगा प्रवदा जो आपका है यह कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो रूस की। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, कहाँ की समाचार एजेंसी है? रूस। और डेली मिरर, द टाइम्स ये लंदन के है। और इजवास्तिया भी रूस की ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 22 जनवरी को जो है भारत और ब्राजील के बीच 4 समझौते हुए, निम्न में से जो है कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे 4 समझौते का नाम दिया गया है, यानी भूगर्भ शास्त्र और खनन संसाधनों में सहयोग, शिशु देखभाल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, तेल और प्राकृतिक गैस में क्षेत्र में सहयोग, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग। तो यहाँ पे दिया गया है आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा जो सही नहीं है। तो आप सही से चूज कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के में सहयोग। ये जो है आपका गलत आंसर है। ठीक, 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्त जो है ऑप्शन डी टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस श्रेणी की यौगिक ऊर्जा सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत है? तो कौन सा श्रेणी का जो है ऊर्जा सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत है? तो आपका इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर होगा वसा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर वसा। ठीक, अगला किस मुगल शासक ने जो है चाहर के तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी? तो कौन सा मुगल शासक जो है चाहर ए तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी? इसने जो है बलबन द्वारा शुरू की गए सिजदा पबोस प्रथा को समाप्त करके इसने जो है चाहर ए तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी। तो किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह प्रथा जो है शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यह शाहजहां जो है
यह एक मुगल शासक था जो कि जहांगीर का पुत्र था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग का संविधान वर्ष 1907 के कराची में पेश इकबाल द्वारा किया गया। तो यह संविधान जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह जो है संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यह संविधान आपका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग का संविधान 1907 के कराची में पेश किया गया था, जिसका जो संविधान निर्माता है मौलाना मोहम्मद अली गौहर। कौन थे? अली गौहर इसका सही आंसर होगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे अली जिन्ना अली इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? अली गौहर के द्वारा इसके संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। ठीक, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। और 48 जो है 48 के अंतर्गत पशु चिकित्सक एवं आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिकी की बात कही गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 27 से 29 जनवरी 2020 के मध्य हरियाणा सरकार द्वारा जो है यमुनानगर, कहाँ किया गया है? यमुनानगर जिले में स्थित आदि बद्री में किया गया है। आदि बद्री, यानी ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा। आदि ब्रह्मी, यानी कि ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जो है राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण की शुरुआत जो है कब की गई थी? 78 का जो है आपका सही आंसर होगा 1980। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1980 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, और डवाकरा की उसी तरह शुरुआत जो है 1982 में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विजयनगर में निम्न राजा को गजब टेकर कहा गया है। तो निम्न, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया है। गजबेटकर का मतलब यानी हाथियों का शिकारी। किसे कहा? इससे कहा गया है तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का अन्य नाम जो है इमाडी देवते हैं। क्या कहते हैं? इमाडी देवराय। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध ईरानी शासक अब्दुल रजाक भारत आया था। कौन सा? तो अब्दुल रजाक इनके शासनकाल में भारत आया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 80 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तानों ने जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया? तो कौन सा सुल्तान जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया? तो शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने वाला आपका शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी FST आपका सही आंसर होगा। FST का मतलब फिरोज शाह तुगलक। और MBT दिया गया है, MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक जो है ऐसा मध्यकालीन शासक था जिन्होंने जो है ब्राह्मण पर भी जजिया कर लागू किया था। और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने जो राज्य के खर्च पर जो है हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक इसी ने था। ठीक, और इन्होंने उसने दारुल सफा नामक एक जो है खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। और उसमें जो है कुशल हकीम भी रखे थे इसने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है कौन सा विकल्प जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है आपका इंटेल जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, इंटेल कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। क्या है? सेमीकंडक्टर कंपनी है। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया था। कौन सा? तो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, अभी इंटेल का CEO कौन है? तो इंटेल के CEO अभी बॉब स्वॉन है। कौन है? बॉब स्वॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सर्वप्रथम जो है तीनों आश्रमों की चर्चा जो है किस ग्रंथ में की गई है? तो सर्वप्रथम जो है तीनों आश्रमों की चर्चा जो है किस में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। ठीक, छंदोग्य उपनिषद में जो है तीनों आश्रमों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक, और कंठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता का जो है इसमें विवरण है। ठीक, और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है कहाँ से? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट और सती प्रथा इन सभी को जो है सुमेलित करना है। ठीक, तो आपका जो सही आंसर क्या होगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में लागू हुआ था। कब? लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। ठीक, चेम्सफोर्ड के काल में। और सती प्रथा का जो है अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो है 1829 में किया था। और वुड डिस्पैच जो है आपका 1854 में आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। तो इस प्रकार देख लेते हैं
इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले 1829, 1854, 1878 और 1919 यानी कि 3412 आपका सही आंसर होगा। 83 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मगध राज के जो है किस प्रारंभिक राजा ने जो है राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं भी इसी तरह मारा गया? तो यह राजा कौन था? तो यह राजा जो है कौन था? अजात शत्रु। इसका सही आंसर होगा अजात शत्रु, जिन्होंने गद्दी प्राप्त करने के लिए जो है अपने पिता की हत्या कर दी और इसके पुत्र ने भी गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया है 726 और उसके बाद खालिस्तान, उसके बाद जो है 124। तो आपको जो यहाँ पे रखना है खाली स्थान के स्थान पर क्या होगा? तो ये जो सभी जो है 2 का Q-1 फिर 3 का Q-1 है, इसी तरह ये जो है अनुक्रम में बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 का Q-1 यानी कि 64-1 63। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 85 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 86 नंबर की किस साल भारत और भूटान फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? तो 86 का जो सही आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2003 और ऑप्शन डी है 2010। तो 86 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भूटान भूटान फाउंडेशन की स्थापना जो है 2003 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2003। ठीक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है कि अल नगाह जो है किस देश का सैन्य अभ्यास है? तो अल नगाह जो है किस देश का सैन्य अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है? तो बांग्लादेश, कुवैत, ओमान और कतर। ठीक, बांग्लादेश, कुवैत, ओमान और कतर, माने भारत और किस देश के बीच का यह जो है सैन्य अभ्यास है? तो 89 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ओमान के बीच जो है अल नगाह सैन्य अभ्यास आयोजित होता है, भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपातकाल जो का चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 19 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है भारत में जो है बाहरी आक्रमण एवं शास्त्रीय विद्रोह के कारण जो है आपातकाल लगाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है नए भारत का पैगंबर जो है किसे कहता है? नए भारत का पैगंबर की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। कब? 1815 में। ठीक, और 1828 में जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक, और इनकी मृत्यु जो है 1833 इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? 1833 इंग्लैंड में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस सिख गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये कौन सिख गुरु जो थे फारसी में जफरनामा लिखे थे? तो सिख के अंतम एवं 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है फारसी में जफरनामा लिखा गया था। और इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ में। कहाँ हुई थी? 1708 नांदेड़ में। और इनके द्वारा जो है पाहुल प्रणाली की स्थापना भी की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न को कालक्रम में सजाएं। तो निम्न में जो है कौन जो है इसको सुमेलित करना है? तो दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो दांडी यात्रा जो है आपका 1930 में। ठीक, 1930 में। और साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 में। कब हुआ था? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन का आगमन। और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931। और पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 में। पूना समझौता कब हुई थी? तो 1932 में। ठीक, उसी प्रकार इसको देख लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा पहले साइमन कमीशन, उसके बाद दांडी यात्रा। ठीक, पहले यानी कि 2-1-4-3, 2-1-4-3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, जो दोस्त ऑप्शन बी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 5 वर्ष में राशि के गुनी हो जाती है, तो 30 वर्ष में राशि जो है कितनी गुनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष में जो है के गुनी हो जाती है, 30 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा के पावर 6, यानी कि के पावर 6 गुनी होगी। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई यह किस बैंक का टैगलाइन है? तो यह जो है किस बैंक का टैगलाइन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। जो दोस्त जो है बंधन बैंक टिक्के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आपका भला सबकी भलाई बंधन बैंक की टैगलाइन है। और कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर
वी कैन, टुगेदर वी कैन। और HDFC का जो है टैगलाइन है कि बैंकिंग हटके। और ICICI का जो है ए बैंकर टू एवरीवन विथ यू ऑल द वे। भारतीय स्टेट बैंक की यह टैगलाइन है। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या, तो हर मोड़ पर आपके साथ, यानी कि द बैंकर टू एवरीवन और विथ यू ऑल द वे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जो है भारत की प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा जो है ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो 96 का इसका सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1858 के अधिनियम में जो है, यानी कि भारत की प्रशासन को जो है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा यह जो है ब्रिटिश सम्राटों में सौंप दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, यहाँ पे यदि बेलन का पसरो पृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताएं। तो इसकी त्रिज्या जो है आप निकालिएगा, तो इसका त्रिज्या आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है एक शब्द, उससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो कौन सा नहीं बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, रेंट, RANT, यहाँ पे टी इसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। इस प्रकार जो है आपका ये नंबर जो है सही आंसर होगा, यानी कि रेंट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस वायसराय के काल में जो है पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित हुआ? तो उस समय कौन वायसराय थे जिस समय भारत में जो है पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन के काल में जो है पहला उद्योगशाला जो है अधिनियम पारित हुआ, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन 3 टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 12% की छूट दी जाए। आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो है ए 25% की इसमें वृद्धि होगी। कितनी होगी? तो 25% की। ठीक, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त जो है बिहार से मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।